तो कैसे हो मेरे प्यारे हॉरर यूनिवर्स के साथियों, सभी को राधे राधे। मैं आपका दोस्त आज फिर आपके लिए दिल्ली की उन अंधेरी गलियों से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाया हूं जिसे सुनकर शायद आज रात आप बत्तियां जलाकर ही सोएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, आप लोग कहानियों को सुन तो रहे हैं और आपका इतना प्यार मिल रहा है, यह देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन आपका यह प्यार सिर्फ मेरी आवाज तक पहुंच रहा है, स्क्रीन तक नहीं पहुंच रहा। आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताते कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा, और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा यार। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहूं, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस डरावने परिवार का हिस्सा बन जाओ। खैर, अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है रोहन नाम के एक आम से लड़के की, जो सपनों के शहर दिल्ली में अपनी हकीकत से हर रोज लड़ता था। उसकी दुनिया अपनी पुरानी सी बाइक रैपिडो के मीटर और अपनी बीमार मां की दवाइयों की पर्ची के बीच ही घूमती थी। वह दिन भर दिल्ली की जलती सड़कों पर ट्रैफिक के शोर और लोगों की गालियों के बीच अपनी बाइक दौड़ाता, ताकि रात को उसके घर का चूल्हा जल सके। उसकी एक ही तो खुशी थी, उसकी प्रेमिका प्रिया, जिसके साथ उसने एक छोटी सी दुनिया बसाने के सपने देखे थे। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए सपनों का नहीं बल्कि खौफनाक हकीकतों का एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसमें वह फंसने वाला था। उस रात की बात है, आसमान में घने काले बादल थे और दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन दिन भर में लगभग 20 राइड पूरी करके थक चुका था और घर जाकर मां के हाथ की रोटी खाने के सपने देख रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन जली और एक राइड की रिक्वेस्ट आई। लोकेशन देखकर ही उसका माथा ठनका। संजय वन, वो भी रात के 11 बजे, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। वहां रात में जाने का मतलब था सीधे किसी अनहोनी को दावत देना। रोहन ने एक पल के लिए राइड कैंसिल करने का सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर पैसों पर गई। उस एक राइड के उसे इतने पैसे मिल रहे थे जितने वह दिन भर में भी नहीं कमा पाया था। उसके दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। मां की अगली कीमों के लिए पैसे जोड़ने थे और प्रिया के जन्मदिन पर उसे एक अच्छा सा तोहफा भी देना था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों के सामने मां का चेहरा लाकर उस राइड को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी बाइक को उस रास्ते पर मोड़ दिया जो उसे शहर की रोशनी से दूर मौत के अंधेरे की तरफ ले जा रहा था। हर एक किलोमीटर के साथ सड़क सुनसान होती जा रही थी और रोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे उसे घूर रहे हैं और हवा में कोई अजीब सी सरगोशी है जो उसे वापस जाने के लिए कह रही है। हुई लोकेशन लेकिन पहुंचा तो उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वहां सड़क के दोनों तरफ बस घना जंगल था और दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। स्ट्रीट लाइट भी खराब थी और उसकी बाइक की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी। उसने कांपते हाथों से फोन निकालकर कस्टमर को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब रोहन का डर यकीन में बदल चुका था कि जरूर कोई उसके साथ बहुत बुरा मजाक कर रहा है या शायद उसे लूटने के लिए यहां बुलाया गया है। उसने अपनी बाइक घुमाई और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। उसने कई बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक टस से मस नहीं हुई। अब वह उस सुनसान और खौफनाक जगह पर अकेला फंस चुका था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तभी उसे जंगल के अंदर से किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है और वह मदद के लिए आवाज लगाने ही वाला था कि उसे याद आया कि इतनी रात में इस जंगल में कोई अकेली औरत क्या करेगी। यह ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे उसे जोरों से पेशाब आया। उसने सोचा कि यहीं सड़क पर करने से अच्छा है कि थोड़ा झाड़ियों के पीछे चला जाए, ताकि अगर कोई गाड़ी आए तो उसे अजीब ना लगे। वह अपनी बाइक वहीं छोड़कर धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जंगल के अंदर का माहौल बाहर से 100 गुना ज्यादा डरावना था। हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे लगातार देख रही हैं। वह थोड़ा अंदर गया और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ों की जड़ों के पास मिट्टी में आधी धंसी हुई सोने की एक बेहद खूबसूरत अंगूठी पड़ी थी। चांद की हल्की सी रोशनी उस अंगूठी के नक पर पड़ रही थी और वह अंधेरे में किसी तारे की तरह चमक रही थी। उस अंगूठी की बनावट और उस पर जड़ा हुआ पत्थर इतना कीमती लग रहा था कि रोहन ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। उसने आसपास देखा कि शायद कोई और भी हो, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसके मन में लालच और डर की एक और जंग छिड़ गई। एक मन कह रहा था कि यह किसी मुसीबत की जड़ हो सकती है, इसे यहीं छोड़कर भाग जा। लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि इसे बेचकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आखिर में उसकी गरीबी उसके डर पर भारी पड़ गई और उसने कांपते हुए हाथों से उस अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी हाथ में आते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की बनी हो और उस पर लगे कुछ गहरे लाल धब्बे उसे खून के निशान लग रहे थे। उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में डाला और अपनी बाइक की तरफ भागा। जैसे ही वह बाइक के पास पहुंचा, उसने एक बार सेल्फ मारा और बाइक पहली ही बार में स्टार्ट हो गई। रोहन ने एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी बाइक को हवा की रफ्तार से वहां से भगा ले गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तो रात के करीब 1 बज चुके थे। उसकी मां सो रही थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बार बार वही जंगल का मंजर और वह अंगूठी घूम रही थी। उसने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसे देखने लगा। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कीमती चीज उस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उस रात उसे वही भयानक सपना फिर से आया। वही लड़की, वही जंगल और वही चीखें। लेकिन इस बार सपने में उस लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ था और वह रोहन का नाम लेकर उसे पुकार रही थी। रोहन हड़बड़ाकर नींद से उठा और उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने पानी पीने के लिए लाइट जलाई और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। यह देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने आंखें मली और दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सब उसके मन का वहम है जो डर की वजह से पैदा हो रहा है। लेकिन अब उसे अपने ही घर में अजीब महसूस होने लगा था। उसे कभी लगता कि किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज आ रही है, तो कभी उसे लगता कि कोई उसके दरवाजे के बाहर से उसे देख रहा है। उसने हिम्मत करके पूरे घर में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन जब वह उठा तो उसने रात की बातों को भूलने की कोशिश की और अपने काम पर निकल गया। लेकिन उस दिन भी उसके साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। जब वह बाइक चला रहा था तो उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा है, जबकि सीट खाली थी। एक बार तो उसने अचानक ब्रेक मार दी क्योंकि उसे लगा कि एक सफेद साड़ी वाली औरत अचानक उसकी बाइक के सामने आ गई है। लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने उसे बताया कि आज दिन में जब वह अडेह अकेली थी तो उसे घर में किसी के चलने और सिसकने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया था कि यह सब उसके मन का वहम नहीं है, बल्कि वह उस अंगूठी के साथ उस जंगल से किसी और चीज को भी अपने साथ ले आया है। एक ऐसा साया जो अब उसके घर में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था और उसकी जिंदगी को जहन्नुम और दिन का चैन पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसे हर पल उस अनजाने साये का डर सताता रहता था। उसने कई बार सोचा कि वह उस अंगूठी को वापस उसी जंगल में फेंक आए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह आत्मा कहीं उसे और ज्यादा परेशान ना करने लगे। वह इस उलझन में फंसा हुआ था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद यह अंगूठी जिसके पास रहेगी, यह आत्मा उसी को परेशान करेगी। क्यों ना वह यह अंगूठी किसी और को दे दे। पहले उसने सोचा कि वह इसे बेच देगा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह ठीक नहीं होगा। फिर उसने अपनी प्रेमिका प्रिया के बारे में सोचा। वह प्रिया से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। लेकिन उसके स्वार्थी मन ने उसे यह यकीन दिला दिया कि शायद प्रिया के पास जाकर यह आत्मा शांत हो जाए, या शायद यह सब सिर्फ उसका वहम हो और प्रिया को यह तोहफा देकर वह उसे खुश भी कर सकता है। यही सोचकर उसने अगले दिन प्रिया से मिलने का फैसला किया। जब वह प्रिया से मिला तो प्रिया उसके चेहरे पर चिंता देखकर परेशान हो गई। उसने रोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन रोहन उसे सच नहीं बता सका। उसने बात को टाल दिया और अपनी जेब से वह अंगूठी निकालकर प्रिया के सामने कर दी। उस सोने की अंगूठी की चमक और खूबसूरती देखकर प्रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने खुशी से उछलते हुए वह अंगूठी रोहन के हाथ से ले ली और उससे पूछा कि यह वह कहां से लाया। रोहन ने एक और झूठ बोला कि उसने अपनी पुरानी बचत के पैसों से यह उसके लिए खरीदी है। प्रिया इतनी खुश थी कि उसने रोहन के झूठ पर भी यकीन कर लिया। उसने खुशी खुशी वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही अंगूठी ने उसकी त्वचा को छुआ, प्रिया को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसकी उंगली पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और खुशी से रोहन के गले लग गई। रोहन को एक पल के लिए बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी मोहब्बत को इतने बड़े खतरे में डाल दिया है,
लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझाया कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। वह दोनों इस बात से अनजान थे कि यह कोई मामूली तोहफा नहीं था, बल्कि एक श्राप था, एक बंधन था जिसे प्रिया ने अपनी उंगली में पहनकर एक भटकती हुई और बदले की आग में जलती हुई आत्मा को अपने शरीर का मालिक बना दिया था। वह अंगूठी अब सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि अनाया की आत्मा का जरिया बन चुकी थी, जिसके द्वारा वह रोहन को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह उस रात थोड़ा सुकून से सोया भी, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। अगले दिन से ही प्रिया के अंदर अजीब बदलाव आने शुरू हो गए थे। वह प्रिया जो हमेशा हंसती, बोलती और चहकती रहती थी, अब अचानक से खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और सूनापन आ गया था, जैसे वह इस दुनिया में होकर भी यहाँ नहीं है। वह घंटों तक एक ही जगह पर बैठी रहती और शून्य में घूरती रहती। रोहन जब उससे बात करने की कोशिश करता तो वह या तो कोई जवाब नहीं देती या फिर ऐसे देखती जैसे उसे पहचान ही ना रही हो। रोहन को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करने लगा, लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया। एक दिन रोहन ने देखा कि प्रिया आईने के सामने खड़ी खुद से ही बातें कर रही हैं, लेकिन उसकी आवाज प्रिया की नहीं बल्कि किसी और लड़की की लग रही थी जो बहुत गुस्से में और दर्द में थी। यह देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया था कि जिस बल्ला को उसने अपने घर से निकाला था वह अब उसकी प्रिया के ऊपर मंडरा रही है। प्रिया के घर वाले भी उसके इस बदले हुए व्यवहार से बहुत परेशान थे। उन्हें लगा कि शायद किसी ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। उन्होंने उसे कई पंडितों और बाबाओं को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि प्रिया अब और ज्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी। वह रात को अचानक उठकर घर में घूमने लगती और कभी कभी तो वह घर से बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं चली जाती और सुबह वापस आती। जब उससे पूछा जाता कि वह कहाँ गई थी तो वह बस खामोशी से देखती रहती। एक रात रोहन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। प्रिया घर से निकली और एक अनजान दिशा में चलने लगी। रोहन छिपकर उसका पीछा कर रहा था। प्रिया चलते चलते शहर के एक पुराने और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच गई और एक कब्र के पास जाकर बैठ गई और रोते हुए उस कब्र से बातें करने लगी। यह मंजर इतना खौफनाक था कि रोहन की हिम्मत जवाब दे गई और वह वहां से भाग आया। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी प्रिया के शरीर पर किसी और आत्मा का कब्जा है और वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि कोई बहुत शक्तिशाली और खतरनाक रूह है जिसने प्रिया को अपने जीता था कि वह अपनी प्रिया को कैसे बचाए। वह खुद को कोस रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती और लालच की वजह से आज उसकी मोहब्बत की जिंदगी दांव पर लग गई है। वह कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक और बड़ी मुसीबत ने उसे घेर लिया। एक सुबह प्रिया अपने घर से गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछा, लेकिन प्रिया का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब प्रिया कहीं नहीं मिली तो उसके घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहला शक रोहन पर ही गया, क्योंकि प्रिया के घर वालों ने उन्हें बताया कि प्रिया पिछले कुछ दिनों से परेशान थी और रोहन से उसकी शादी की बात चल रही थी। पुलिस ने रोहन को थाने बुलाया और उससे घंटों तक पूछताछ की। रोहन उन्हें सच बताना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने किसी आत्मा या अंगूठी की बात की तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उसे पागल समझेंगे। इसलिए वह बस यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता और वह खुद भी प्रिया के लिए बहुत परेशान है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने रोहन को ही मुख्य संदिग्ध मान लिया। यह खबर पूरी बस्ती में आग की तरह फैल गई और लोग रोहन को शक और नफरत की निगाह से देखने लगे। प्रिया के घर वाले तो उसे अपना दुश्मन ही मान बैठे थे। वह रोज रोहन के घर आकर उसे गालियां देते और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कहते। रोहन पूरी तरह से टूट चुका था। एक तरफ उसकी प्रिया की चिंता उसे खाई जा रही थी और दूसरी तरफ समाज और पुलिस का दबाव उसे पागल कर रहा था। वह हर मंदिर, हर दरगाह पर जाकर प्रिया की सलामती की दुआ मांगता और उस अनजान आत्मा से मन ही मन भीख मांगता कि वह उसकी प्रिया को छोड़ दे, लेकिन उसकी दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और प्रिया का कोई अता पता नहीं था। रोहन को अब लगने लगा था कि उसने अपनी प्रिया को हमेशा के लिए खो दिया है और अब उसकी बाकी की जिंदगी इसी जिल्लत और पछतावे में गुजरेगी कि वह पता नहीं चला तो सबने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी। रोहन तो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। तभी तीसरे दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिया खुद ही अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे और चेहरे पर खरोंच के निशान थे। वह बुरी तरह से डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसके घर वाले उसे देखकर रोते हुए उससे लिपट गए और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ थी
और उसके साथ क्या हुआ। तब प्रिया ने रोते हुए एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने रोहन के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने सबके सामने कहा कि रोहन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, और जब प्रिया ने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने प्रिया को एक सुनसान जगह पर अकेला छोड़ दिया और भाग गया। यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में रोहन के लिए नफरत भर गई। प्रिया के घर वाले और मोहल्ले के लोग गुस्से से आग बबूला होकर रोहन के घर पहुंचे और उसे घसीटते हुए बाहर ले आए। उन्होंने रोहन को इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। रोहन चीखता रहा कि प्रिया झूठ बोल रही है और यह सब एक साजिश है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। प्रिया भी वहां खड़ी होकर बस आंसू बहा रही थी और एक बार भी उसने रोहन की तरफ नहीं देखा। रोहन उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे प्रिया की आंखों में अपनी प्रिया नहीं बल्कि कोई और ही नजर आ रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और जीत की चमक थी। अब समाज के बड़े लोगों ने पंचायत बुलाई और यह फैसला सुनाया कि रोहन ने प्रिया की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और अब उसे प्रिया से शादी करके अपनी गलती को सुधारना होगा। रोहन ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसे धमकी दी गई कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। रोहन के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं दिया गया और उसे एक ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही थी जो उसने किया ही नहीं था। एक तरफ जेल का डर था और दूसरी तरफ प्रिया को इस हाल में अकेला छोड़ने का गम। आखिर में उसने भारी मन से इस शादी के लिए हाँ कर दी और एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहा था जिसकी बुनियाद ही झूठ फरेब और एक शादी बिना किसी खुशी और रस्मों के बस एक मजबूरी में कर दी गई। प्रिया के घर वाले उसे रोहन के घर छोड़कर ऐसे चले गए जैसे वह कोई सामान हो। रोहन की मां भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन वह भी समाज के आगे बेबस थी। उस रात जब रोहन और प्रिया कमरे में अकेले थे तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। प्रिया चुपचाप घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी और रोहन दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। वह अपनी प्रिया से पूछना चाहता था कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वह उसके पास गया और धीरे से उसका घूंघट उठाया। घूंघट के पीछे प्रिया का चेहरा नहीं बल्कि किसी और का ही चेहरा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक भयानक मुस्कान थी। रोहन ने कांपते हुए पूछा, प्रिया तुम ठीक तो हो? तभी प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी और अप्राकृतिक थी कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं और कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा। प्रिया की आवाज बदल गई और वह एक मर्दाना और भारी आवाज में बोली, मैं प्रिया नहीं हूं बेवकूफ, मैं अनाया हूं और तुमने मेरी अंगूठी उठाकर मुझे यहां आने का रास्ता दिया है। अब तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनाया ने प्रिया के शरीर से ही रोहन को हवा में उठा लिया और उसे दीवार पर पटक दिया। रोहन दर्द से कराहने लगा। अनाया ने उसे धमकी दी कि अगर उसने भागने या किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वह पहले प्रिया को और फिर उसकी मां को बहुत दर्दनाक मौत देगी। रोहन अब पूरी तरह से उस आत्मा के चंगुल में फंस चुका था। वह अपनी प्रिया के शरीर में किसी और को देख रहा था जो उसकी प्रिया नहीं थी। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह समझ गया था कि उसकी जिंदगी अब जहन्नुम बन चुकी है और इस जहन्नुम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस रात उस कमरे में मोहब्बत की नहीं बल्कि खौफ की एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जिसका हर पन्ना रोहन के आंसुओं और अनाया के बदले की रोहन पूरी तरह से बेबस और डरा हुआ था। तब प्रिया के शरीर में मौजूद अनाया की आत्मा ने उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि कमरे की दीवारें भी कांप रही थीं। अनाया ने बताया कि वह इस शहर की ही रहने वाली थी। उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। जब वह बहुत छोटी थी वह दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसके माँ बाप उसके लिए करोड़ों की जायदाद और एक बड़ा सा घर छोड़ गए थे। अनाया ने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देखा। उसने दिन रात मेहनत की और शहर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी हासिल कर ली। वह बहुत होशियार और मेहनती थी और कुछ ही सालों में उसने अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी में एक बहुत ऊंची पोस्ट हासिल कर ली। वह खूबसूरत थी, आत्मनिर्भर थी और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। शायद यही बात उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों को पसंद नहीं आई।
उसके ऑफिस में उसका टीम लीडर मिस्टर वर्मा था, जो एक शादीशुदा और अधेड़ उम्र का इंसान था, लेकिन उसकी नीयत बहुत गंदी थी। वह अक्सर अनाया को अपने केबिन में बुलाता और काम के बहाने उसे छूने की कोशिश करता। अनाया उसकी हरकतों को समझती थी और हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी। उसी ऑफिस में विक्रम नाम का एक लड़का भी था, जो अनाया की कामयाबी से बहुत जलता था। वह खुद उस पोस्ट को हासिल करना चाहता था जो अनाया को मिली थी, और इसलिए वह अनाया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। विक्रम हमेशा अनाया के खिलाफ साजिशें रचता और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इन दोनों के अलावा ऑफिस में ऋतु और स्नेहा नाम की दो लड़कियां भी थीं, जो अनाया की सबसे अच्छी दोस्त होने का नाटक करती थीं। वह हमेशा उसके साथ रहती थीं, उसके घर आती थीं, लेकिन पीठ पीछे वह उसकी दौलत और उसकी खूबसूरती से जलती थीं और विक्रम के साथ मिलकर उसके खिलाफ बातें बनाती थीं। अनाया इन सब की असलियत से अनजान थी। वह उन्हें अपना समझती थी और उन पर भरोसा करती थी। उसे क्या पता था कि जिन्हें वह अपना दोस्त समझ रही है, वही उसकी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी हंसती खेलती जिंदगी को एक दर्दनाक आगे बढ़ाते हुए उस काली रात का जिक्र किया, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस दिन कंपनी में एक बड़ी डील फाइनल हुई थी और उसका सारा क्रेडिट अनाया को मिला था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की हेड वही थी। बॉस ने खुश होकर ऑफिस में एक पार्टी रखी। पार्टी के बाद जब सब लोग घर जाने लगे, तो विक्रम, ऋतु और स्नेहा ने अनाया को कहा कि आज उसकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वह लोग बाहर डिनर पर जाएंगे। अनाया बहुत खुश थी और उसने हाँ कर दी। मिस्टर वर्मा भी उनके साथ हो लिया। उन लोगों ने अनाया को एक सुनसान जगह पर बने एक रेस्टोरेंट में ले गए। वहां उन्होंने जानबूझकर अनाया को बहुत ज्यादा शराब पिलाई, और जब अनाया को नशा होने लगा तो उन्होंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। अनाया को चक्कर आने लगे और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह उसे घर छोड़ दें। तब उन चारों ने अपना असली रंग दिखाया। वह उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसी संजय वन के जंगल में ले गए, जहां रोहन को उसकी अंगूठी मिली थी। गाड़ी रुकते ही विक्रम और वर्मा ने अनाया को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींचा। अनाया नशे में होने के बावजूद भी समझ गई थी कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह चीखी चिल्लाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। ऋतु और स्नेहा वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थीं और हंस रही थीं। फिर उन दोनों शैतानों ने अनाया के साथ अपनी हवस का गंदा खेल खेला और उसकी आत्मा तक को नोच डाला। अनाया दर्द से तड़पती रही और अपने दोस्तों से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। जब उनकी हवस पूरी हो गई तो उन्हें डर लगा कि अगर अनाया जिंदा बच गई तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। इसलिए उन्होंने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। विक्रम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अनाया के सिर पर दे मारा। अनाया के मुंह से एक आखिरी चीख निकली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन उन वहशियों का दिल इतने से भी नहीं भरा। उन्होंने उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और भाग गए। इस दौरान छीना झपटी में अनाया की सोने की अंगूठी वहीं गिर गई, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। अनाया ने बताया कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह बदले की आग में जल रही थी और अपनी अंगूठी के जरिए वहीं भटक रही थी और एक ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी जब वह अपने गुनहगारों सुनाने के बाद अनाया की आवाज में गुस्सा और बढ़ गया था। उसने रोहन से कहा कि अब उसे उसका पहला काम करना होगा। उसे अनाया का पहला बदला लेने में उसकी मदद करनी होगी। उसका पहला निशाना था मिस्टर वर्मा, वो ठरकी टीम लीडर जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की की इज्जत को तार तार किया था। रोहन बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने अनाया से उसे छोड़ देने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन अनाया ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ना कहा तो वह प्रिया के शरीर को छत से नीचे फेंक देगी। मजबूर होकर रोहन को हाँ कहना पड़ा। अनाया ने उसे बताया कि वर्मा हर रात ऑफिस के बाद गुड़गांव के एक खास पब में जाता है और देर रात नशे में धुत होकर घर लौटता है। अगले दिन रोहन मन मारकर अपनी बाइक लेकर प्रिया के साथ उस पब के बाहर पहुंच गया जो अनाया के कब्जे में थी। वह दोनों बाहर अंधेरे में खड़े होकर वर्मा के निकलने का इंतजार करने लगे। रोहन का दिल किसी तेज ट्रेन की तरह धड़क रहा था और वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। रात के करीब 2 बजे वर्मा पब से बाहर निकला। वह इतना नशे में था कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वह अपनी महंगी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। अनाया ने रोहन को उसका पीछा करने का इशारा किया। रोहन ने अपनी बाइक उसके पीछे लगा दी। एक सुनसान हाईवे पर आकर अनाया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्मा को अचानक अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर अनाया का खूनी चेहरा दिखाई दिया। वह डर के मारे चीख पड़ा और उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह जहां भी देखता उसे अनाया ही नजर आती।
कभी सड़क पर तो कभी गाड़ी के शीशे पर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगा और तभी अनाया ने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपनी तरफ घुमा दिया। वर्मा की गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और हवा में कई बार पलटते हुए उसमें आग लग गई। वर्मा गाड़ी के अंदर ही फंस गया और जिंदा जलने लगा। उसकी दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। रोहन दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अनाया प्रिया के शरीर में खड़ी होकर उस जलती हुई गाड़ी को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वर्मा की मौत उसने अगले दिन सारे न्यूज चैनलों पर छा गई। पुलिस ने इसे एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन रोहन जानता था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेरहमी से किया गया कत्ल था। उस रात के बाद से रोहन को डरावने सपने आने लगे थे। उसे हर वक्त वर्मा की चीखें सुनाई देती थीं। वह प्रिया के चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाता था, क्योंकि उसे उसमें प्रिया नहीं बल्कि एक कातिल अनाया नजर आती थी। लेकिन अनाया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका पहला बदला पूरा हो चुका था और अब वह अपने दूसरे शिकार की तैयारी में थी। उसकी अगली शिकार थी ऋतु और स्नेहा, वो दो लड़कियां जिन्होंने दोस्ती के नाम पर अनाया की पीठ में छुरा घोंपा था और उसकी इज्जत लुटते हुए देखकर हंस रही थीं। अनाया ने रोहन को बताया कि वह दोनों नोएडा के एक फ्लैट में साथ रहती हैं और उसे आज रात ही उन दोनों को उनके किए की सजा देनी है। रोहन ने जाने से मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनाया ने उसे प्रिया को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर चुप करा दिया। उस रात रोहन और प्रिया के शरीर में मौजूद अनाया नोएडा के लिए निकल पड़े। जब वह उनकी बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो अनाया ने रोहन को वहीं रुकने को कहा और खुद एक परछाई की तरह बिल्डिंग के अंदर चली गई। उस वक्त ऋतु और स्नेहा अपने फ्लैट में बैठकर वर्मा की मौत की खबर पर बातें कर रही थीं और डर रही थीं कि कहीं पुलिस उन तक ना पहुंच जाए। तभी उनके फ्लैट की डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने किसी को नहीं पाया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अनाया अब उनके घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसने अपनी शक्तियों से घर में अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी कोई सामान अपने आप गिर जाता तो कभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती। वह दोनों बुरी तरह डर गईं और उन्हें लगा कि वर्मा का भूत उन्हें परेशान करने आया है। फिर अनाया ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने उन दोनों के दिमाग में ऐसा वहम डाला कि उन्हें एक दूसरे की शक्ल में अनाया का भूत नजर आने लगा। ऋतु को लगा कि स्नेहा उस पर हमला करने वाली है और स्नेहा को लगा कि ऋतु उसे मार डालेगी। डर और वहम में वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी और यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ऋतु ने किचन से चाकू उठाकर स्नेहा के सीने में उतार दिया। जब स्नेहा खून से लथपथ जमीन पर गिरी तो ऋतु को होश आया कि उसने क्या कर दिया है। यह देखकर और इस डर से कि अब वह पकड़ी जाएगी, उसने फ्लैट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। अनाया वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर जीत। और अब अनाया के बदले की लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बचा था, विक्रम, वह शख्स जिसने इस पूरी साजिश को रचा था और जिसने अनाया की जिंदगी को सबसे ज्यादा दर्द दिया था। अनाया विक्रम को कोई आसान मौत नहीं देना चाहती थी। वह उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी ताकि उसे भी उस दर्द का एहसास हो जो उसने अनाया को दिया था। विक्रम अपने दोस्तों की मौत से बहुत डर गया था और उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था और उसने अपने एक पुराने फार्म हाउस पर छिपने का इंतजाम किया था जो शहर से बहुत दूर था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह अनाया की नजरों से बच नहीं सकता। अनाया ने रोहन को उस फार्म हाउस का पता बताया और उसे वहां चलने के लिए मजबूर किया। रोहन की हालत अब किसी पागल जैसी हो गई थी। वह ना कुछ बोलता था ना कुछ खाता था, बस एक जिंदा लाश की तरह अनाया के हुक्म का पालन करता था। जब वह फार्म हाउस पहुंचे तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। अनाया ने रोहन को बाहर ही छोड़ा और खुद फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गई। विक्रम अंदर अकेला बैठा शराब पी रहा था और अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहा था। तभी फार्म हाउस के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बंद हो गए और बत्तियां बुझ गईं। विक्रम समझ गया कि मौत उसके सामने आ चुकी है। तभी उसे अनाया की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। विक्रम डर के मारे कांपने लगा और माफी की भीख मांगने लगा, लेकिन अनाया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने विक्रम को अदृश्य शक्तियों से हवा में उठा लिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह उसे कभी जमीन पर पटकती तो कभी दीवारों पर मारती। विक्रम की हड्डियां टूटने लगीं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर अनाया ने उसे मानसिक रूप से तड़पाना शुरू किया। उसने विक्रम को वही मंजर दिखाया जब उसने अनाया के साथ दरिंदगी की थी। विक्रम अपनी ही करतूतों को देखकर चीखने लगा और पागलों की तरह अपना सिर पीटने लगा। अनाया ने उसे इतना डराया और तड़पाया कि आखिर में विक्रम की डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
उसका चेहरा मौत के बाद भी खौफ से नीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। अनाया का बदला अब पूरा हो चुका था। उसने अपने चारों गुनहगारों के साथ ही अनाया के बदले की आग भी शांत हो गई थी। जब वह फार्म हाउस से बाहर आई तो उसके चेहरे पर सालों बाद एक सुकून और शांति का भाव था। उसने रोहन की तरफ देखा जो डर के मारे जमीन पर बैठा कांप रहा था। अनाया प्रिया के शरीर में ही उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन बुरी तरह से सिहर गया। अनाया ने एक बहुत ही शांत और नरम आवाज में कहा, डरो मत रोहन, मेरा बदला अब पूरा हो चुका है और मैं अब तुम्हें और प्रिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं तुम्हारी इस मदद का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनाया ने उसे बताया कि वह अपनी सारी दौलत और जायदाद उसके नाम करना चाहती है। उसने रोहन को अपने सारे बैंक अकाउंट्स के नंबर, उनके पासवर्ड, अपने घर और जमीन के कागजात की जगह और अपने लॉकर की चाबियों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई किसी गलत हाथों में जाए। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम इस दौलत के असली हकदार हो। इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाना और प्रिया को हमेशा खुश रखना। रोहन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। अनाया ने आगे कहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करती हूँ। इतना कहते ही प्रिया के शरीर को एक जोर का झटका लगा और वह बेहोश होकर गिरने लगी। रोहन ने दौड़कर उसे संभाल लिया। तभी प्रिया की उंगली से वह सोने की अंगूठी खुद निकलकर जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही उसकी चमक फीकी पड़ गई और वह एक मामूली से धातु के टुकड़े जैसी दिखने लगी। रोहन ने देखा कि प्रिया के शरीर से एक सफेद रोशनी का गोला निकला और आसमान की तरफ चला गया। शायद वह अनाया की आत्मा थी जिसे अब सच में मुक्ति मिल गई थी। रोहन अपनी गोद में बेहोश प्रिया को लेकर बस रोता रहा। वह उन खौफनाक यादों के लिए रो रहा था और शायद उस आत्मा के लिए भी जिसने उसे रोहन के घर पर अपने बिस्तर पर थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वह रोहन से मिलने गई थी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता था। रोहन ने उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वह बेहोश हो गई थी। प्रिया ने उसकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि उसे अब पहले जैसा कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। वह अब वापस पहले वाली हंसती खेलती प्रिया बन चुकी थी। रोहन ने अनाया के दिए हुए पैसों से सबसे पहले अपनी मां का अच्छे से इलाज करवाया और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर उसने एक बड़ा सा घर खरीदा और प्रिया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी रैपिडो चलानी छोड़ दी और एक बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया। वह रातों रात शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा, लेकिन इस अमीरी के पीछे का राज उसने हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लिया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसकी यह दौलत किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा की देन है। वह अक्सर रात को अकेले में अनाया को याद करता और उसे धन्यवाद देता। कभी कभी उसे आज भी उन खौफनाक रातों के सपने आते और वह डर कर उठ जाता, लेकिन फिर जब वह अपने पास सुकून से सोती हुई प्रिया को देखता तो उसे शांति मिलती कि उसने अपनी मोहब्बत को उस खौफनाक साए से बचा लिया है। तो साथियों, यह थी रोहन की कहानी, जिसने मजबूरी में एक गलती की, लेकिन अंत में उसने एक आत्मा को इंसाफ दिलाने में मदद की और बदले में उसे एक ऐसी जिंदगी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी हमें बताती है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो हमें डरावना लगता है, हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हो। खैर, अनाया को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी अनाया हैं जो इंसाफ के लिए भटक रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी और रहस्यमयी दास्तान के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल